हेलो फ्रेंड्स। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स डेली की तरह हम लोग जो है कि जिस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में ख़ास तौर से PRT में प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उनको देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो है कि प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है और जहाँ से आपके जो है कि बुक में से प्रश्न पूछा गया होता है उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न है और यहाँ पे ये जहाँ से प्रश्न पूछा गया है उनको जो है कि हाईलाइट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके TRE 3.0, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में PRT में से जो है कि इस चैप्टर से प्रश्न आए हैं कि नहीं। देखिए अभी तक आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से चैप्टर 1 को आप जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए टोटल आज हम लोग लगभग 30+ प्रश्नों की जो है कि इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि क्लास 8th की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 का फ्रेंड्स नाम क्या है, तो उस चैप्टर का फ्रेंड्स नाम है हमारा जो है कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स कहाँ पर पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था PRT का 1 to 5 में, ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के क्वेश्चंस पेपर जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे फाइनल आंसर की के साथ में अपलोड है। वहाँ से आप जो है कि जो है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, ये TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। और फाइनल आंसर की के साथ में इसका राइट आंसर क्या था फ्रेंड्स, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को जो है कि सुरक्षा दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बी जो है कि आयोग द्वारा माना गया था। और ये प्रश्न उसी चैप्टर से पूछा गया है जिस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है और राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र जो है कि राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और ये जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्यों जो है कि गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जंतु जात को जो है कि सुरक्षा दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन यहाँ पे जो है कि पादप जात को भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें दोनों में केवल लगा दिया है, तो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शंस गलत हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, और चलिए एक और प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि देखिएगा फाइनल आंसर की के साथ में 39 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं एक और प्रश्न है जो कि कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 1.0 और यहाँ पे TRE 1 में पूछा गया है और PRT में 1 to 5 में। और देखिए TRE 1 2 शिफ्ट में हुआ था, लड़कियों की शिफ्ट अलग थी और लड़कों की शिफ्ट अलग थी। तो लड़कियों वाले में जो है कि इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आया था, लेकिन बॉयज़ वाले शिफ्ट में जो है कि ये प्रश्न आपका इस चैप्टर से पूछ लिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो मल्चिंग शब्द की जो है कि व्याख्या कौन करता है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये फाइनल आंसर की में इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसी चैप्टर से ये भी प्रश्न पूछा गया था जिस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। देखिए मल्च बनना, देखिए फ्रेंड्स मल्चिंग यही है। और यहाँ से देखिए पौधों के बीच
अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो यहीं से एग्जैक्ट ये प्रश्न आपका पूछा गया था और इसी चैप्टर से जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि इसका राइट आंसर देख लीजिए। यहाँ पे फाइनल आंसर की में 59 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ये आपका जो है कि चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, टोटल आप जो है कि अपने कॉपी पे 1 से लेकर 30 तक नंबर डाल लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप जो है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे 30 प्रश्न, और इसी चैप्टर से लाइन बाय लाइन जो है कि उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? वेदिका फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप जो है कि पहली बार में फास्ट करके नहीं देखेंगे, जो है कि आराम से देखेंगे। फिर उसके बाद जब आप दूसरी बार वीडियो को देखिएगा तो फास्ट करके देखिएगा, आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा और फ्रेंड्स आपकी जो है कि चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए वेदिका फॉर्म जो है कि सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा ये राइट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं इस बुक में से कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पर, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि फ्रेंड्स, तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष जो कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि रक्षक मेखला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से दिया गया है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए वृक्ष कतारों में लगाए गए हैं। ठीक है, रक्षक मेखला। देखिए, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ये जो है कि रक्षक मेखला का कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्न था आपका। और यहाँ से देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है कि थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इस उद्यान से संबंधित फ्रेंड्स एक और प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है कि ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो ये आप जो है कि फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, ये आपने जो है कि पहले ही देख लिया है। और यहाँ से देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है, तो ये जो है कि खास तौर से असम में है और ये खास तौर से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये है आपका। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला जो है कि कारक फ्रेंड्स आपका स्थलाकृति भी है, समय भी है और वर्षा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर जो है कि डी। ठीक है, ये स्थलाकृति, समय, वर्षा, ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और ये देखिए मृदा के निर्माण निर्माण के कारक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मृदा के निर्माण के मुख्य कारक जो है कि जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक है। और मृदा निर्माण के अन्य कारक देखिए स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो जलवायु हो गया, स्थलाकृति हो गया, समय हो गया, और ये जो है कि आपके मृदा निर्माण के कारक हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ से प्रश्न जो है कि पूछे जा रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आप जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा। इस चैप्टर में तंजानिया का थोड़ा बहुत जिक्र जो है कि किया गया है। तो देखिए तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो तंजानिया है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और अफ्रीका महाद्वीप देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा जैसे ही ये चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, देखिए तंजानिया देखिए तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में, मतलब यहाँ पे तंजानिया का जो है कि जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये देखिए तंजानिया की भूमि कैसी है, तो चट्टानी भूमि है, और यहाँ पर जो है कि खास तौर से क्या उगा सकते हैं, तो मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 88% भाग पर ही रहती है। ठीक है, तो विश्व की फ्रेंड्स 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के जो है कि 30% भाग पर ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ से 30% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से आगे जो है कि बढ़ते हैं और अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है और यहाँ से आपके यहाँ से दिया गया है, देखिए यहाँ से विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो है कि 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, यानी कि भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या वानिकी के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, या कृषि के लिए, या खनन के लिए, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, वानिकी के लिए भूमि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कृषि के लिए भी भूमि का उपयोग होता है, और खनन के लिए भी भूमि का उपयोग होता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए भूमि का उपयोग किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भूमि का जो उपयोग है किन भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित नहीं किया जो है कि जाता है। तो देखिए भूमि का उपयोग जो है कि जनसंख्या द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी प्रश्न इसमें आपको जानकारी मिल रही है कि देखिए भूमि का उपयोग जो है कि स्थलाकृति और जलवायु जैसे भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से जो है कि दिया गया है भूमि का उपयोग जो है कि विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, इससे भूमि को उपयोग इसे जो है कि भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, और देखिए भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या है, स्थलाकृति है, और यहाँ पे मृदा है, जलवायु है, खनिज है, और जल की उपलब्धता है। ठीक है,
और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो इसीलिए पूछा क्या गया था कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो उसमें आपका क्या था, स्थलाकृति था और जलवायु था, और ये जनसंख्या उसमें ऑप्शन में था, इसलिए जनसंख्या आपका राइट आंसर था, क्योंकि ये जो है कि मानवीय कारक में आ जाता है, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। निम्नलिखित में से किस में स्वामित्व के आधार पर भूमि को नहीं बांटा जा सकता है, यानी कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को नहीं बांटा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वामित्व के आधार पर जो है कि भूमि को दो भागों में बांटा जाता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। इसमें जो है कि सरकारी भूमि का जो है कि कोई योगदान नहीं है स्वामित्व के आधार पर, तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें नहीं पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि, सामुदायिक भूमि में जो है कि बांटा जा सकता है, लेकिन सरकारी भूमि जो है कि हम लोग स्वामित्व के आधार पर भूमि को नहीं बांट सकते हैं। इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग आगे फ्रेंड्स यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। तो ये आपका बेसिक था। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी कि इसमें से जो है कि पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, ये जो है कि हमें बताना है। तो देखिए, पर्यावरण के लिए फ्रेंड्स निम्नीकरण भी जो है कि एक खतरा है, और भूस्खलन भी खतरा है, मृदा अपरदन भी जो है कि खतरा है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, देखिए निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इससे पहले जान लेते हैं कि फ्रेंड्स भूमि निम्नीकरण होता क्या है। देखिए, भूमि निम्नीकरण अलग बात है, लेकिन सबसे पहले निम्नीकरण होता क्या है। तो निम्नीकरण वह है जिसमें जो है कि गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आती है। अब यहाँ पे या तो आप जो है कि जीव निम्नीकरण हो जाएगा, भूमि निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण से ही आप समझिए कि वह प्रक्रिया जिसमें भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आती है, उसे भूमि निम्नीकरण हम लोग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स भूस्खलन घटित होता है, यानी कि भूस्खलन है ये जो है कि घटित कैसे होता है, क्या भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के द्वारा, या लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण भूस्खलन घटित होता है, या नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करना। तो देखिए फ्रेंड्स, भूस्खलन घटित हमारा होता है, ये भी सही है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी से और लंबे समय तक अगर बारिश होगी तब भी जो है कि भूस्खलन घटित होगा। और भूस्खलन में जो है कि नदी के प्रवाह और उनको अवरुद्ध कर देती है। भूस्खलन में होता क्या है, तो बहुत सारे मलबा को जो है कि बहाकर लाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भूस्खलन, देखिए वे प्रायः, थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर मैं इसको जूम करूं, देखिए वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देती है, ठीक है। और देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और देखिए, पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और यहाँ से इसको जानकारी फ्रेंड्स, देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रोकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का जो है कि भाग नष्ट हो गया था। किसके कारण, तो भूस्खलन के कारण। देखिए, न्यूनीकरण क्रिया, देखिए यहाँ से भूमि को खिसकने से बचाने के लिए
प्रति दीवार का निर्माण, यानी कि भूस्खलन से बचने के लिए जो है कि प्रति दीवार का निर्माण जो है कि आप कर सकते हैं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि और देखिए सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, भूमि संरक्षण के लिए हमें क्या जो है कि नहीं करना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स भूमि संरक्षण के लिए हमें जो है कि क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि संरक्षण के लिए हमें जो है कि वन रोपण देखिए करना चाहिए, अतिचारण पर रोक ये भी करना चाहिए, और खनन पर रोक। तो भूमि संरक्षण के लिए हमें जो है कि ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है कि नहीं पूछा है, इसीलिए आपका जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब फ्रेंड्स आप जो है कि देखिए, आप सोचेंगे कि इसमें ई कैसे सही है, तो इसमें नहीं पूछा गया है। और भूमि संरक्षण के लिए हमें जो है कि वन रोपण भी करना चाहिए, अतिचारण पर रोक भी करना चाहिए, और खनन पर भी रोक करना चाहिए, तभी जो है कि भूमि संरक्षण होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है। तो ये फ्रेंड्स आपकी मृदा कहलाती है, ये मृदा की आपकी परिभाषा है फ्रेंड्स। और किसी भी ऑप्शन में मृदा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण, देखिए भूमि, देखिए वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक, तो ये जो है कि भूमि संरक्षण के लिए लाभकारी है। ठीक है, और देखिए मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है कि क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न जो है कि बना था। और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे डॉट डॉट और डॉट डॉट पदार्थ का सही मिश्रण को उपजाऊ बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 14 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण जो है कि मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है कि खनिज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तापमान परिवर्तन और तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्यों की क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि अपक्षय कहलाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो ये आंकड़ा आपके जो है कि NCERT बुक्स में दिया गया है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और यहाँ से देखिएगा दिया क्या गया है। देखिए तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना, ये क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से देखिएगा खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। और मृदा किस माध्यम से या किस प्रक्रिया से बनती है, तो अपक्षय प्रक्रिया जो है कि अपक्षय की प्रक्रिया से जो है कि मृदा बनती है। और यहाँ से देखिएगा केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक फ्रेंड्स अपक्षय भी है, ह्यूमस भी है, और जलवायु भी है। इसलिए फ्रेंड्स आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक जो है कि अपक्षय भी है, ह्यूमस भी है, और जलवायु भी है। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए मृदा है और यहाँ से देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय है और ह्यूमस, ये निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है, यानी कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक। देखिए फ्रेंड्स निम्नीकरण का अभी हमने जो है कि अर्थ आपको बताया था कि निम्नीकरण का मतलब यही होता है कि किसी वस्तु में जो है कि किसी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में जहाँ पर निम्नीकरण होगा उसकी गुणवत्ता और जो है कि गुणवत्ता में कमी, उसकी तीक्ष्णता में मतलब कमी आ जाए। ठीक है, उसका जो है कि क्षरण हो, यानी कि देखिए मृदा के निम्नीकरण में सहायक तो देखिए भूस्खलन है, वनोन्मूलन है और अतिचारण है। तो ये जो है कि तीनों जो है कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक होता है। देखिए भूस्खलन जब आता है तो उसमें अपार मृदा की क्षति होती है। वनोन्मूलन का मतलब फ्रेंड्स आप जो है कि वनों को जो है कि जैसे वनोन्मूलन का यही अर्थ है फ्रेंड्स कि आप जो है कि वनों की कटाई कर दें। किस आधार पर? क्योंकि वहाँ पे कोई कंपनी बनाना हो, घर बनाना हो, तो यही आपका जो है कि वनों उन्मूलन है, यानी कि वनों की क्षति। और अतिचारण का मतलब पशुओं की जब चराई करिएगा तो उसमें भी मृदा का क्षरण होगा, बाढ़ आने की संभावना होगी। तो इसीलिए ये मृदा निम्नीकरण के में सहायक कारक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल, ये देखिए यहाँ से मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो देखिए यहाँ से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक देखिए वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना, वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़ है। ये क्या है? मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। ठीक है, देखिए निम्नीकरण का मतलब किसी भी वस्तु विशेष में जो है कि उसमें उसकी गुणवत्ता में कमी आना। ठीक है, अभी मैं ऊपर आपको बताया था। और यहाँ से देखिएगा, देखिए मृदा निम्नीकरण का अर्थ ही यही होता है फ्रेंड्स कि मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में गिरावट आना, जिससे भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और यह कृषि अथवा अन्य उपयोगों के लिए अनुपयोगी होने लगती है। तो यही मृदा निम्नीकरण का अर्थ है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा वनों उन्मूलन होता क्या है। तो देखिए ये मैं जो है कि आपको क्लास 8th की साइंस से जो है कि कैप्चर किया हूँ। देखिए यहाँ से आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनों उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वनों उन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। तो ये फ्रेंड्स वनों उन्मूलन जो है कि एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें जो है कि वनों को समाप्त किया जाता है। ठीक है, और देखिए कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग करना, इसमें जो है कि वनों का विनाश होता है। ठीक है, और यहाँ से बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, इस प्रश्न को मैं इसलिए लाया हूँ फ्रेंड्स क्योंकि इसी चैप्टर से संबंधित था और ये TRE 1 में भी पूछा गया था और TRE 3 में भी पूछा गया था। PRT में आपके पास अगर क्वेश्चंस पेपर होगा तो उसमें जो है कि देखिएगा ये प्रश्न आपको मिलेगा। TRE 1 में भी बॉयज़ वाले शिफ्ट में और TRE 3 में भी ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स बाढ़ को जो है कि रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर के साथ में क्या है? 100 का जो है कि बी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वन रोपण, देखिए चराई जब आप करिएगा तो चराई हो गया तो इसमें मृदा का अपरदन होगा, बहुत से जो है कि पेड़ पौधे ढह जाएंगे तो बाढ़ इससे नहीं रोका जाएगा। और वनों उन्मूलन, तो इसमें भी पेड़ों की कटाई होती है, अभी आपने ऊपर देखा था। और वन रोपण से हम लोग जो है कि बाढ़ ये रोकने की अति उत्तम विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर 1 में 3 में ये PRT में जो है कि पूछा गया था। 100 का जो है कि बी राइट आंसर है। और देखिए वनों उन्मूलन के परिणाम, देखिए वनों उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है। जो है कि वनों उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित
होता है। तो वनो उन्मूलन बहुत ही बड़ा खतरा है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिए और इसी तरह से जो है कि अनवरत कटाई चलती रही तो देखिए वनो उन्मूलन से एक और जहाँ वर्षा कमी आती है, वर्षा में कमी आती है, तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव है, इसको जो है कि हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ से होती रही वर्षा तो भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसी अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यदि यदि याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल हमारा क्या होगा, वायुमंडल में इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। अतः इनकी मात्रा वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होगा और देखिए पृथ्वी के ताप में वृद्धि आएगी, जल चक्र का संतुलन बिगड़ेगा और वर्षा दर में जो है कि कमी आएगी, जिससे क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ से देखिए मृदा के कणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनो उन्मूलन है। देखिए किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से देखिए मृदा अपरदन अधिक होता है। देखिए मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की ओर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स वनो उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता, भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। ठीक है। तो यहाँ से ये है। और यहाँ से देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। यानी कि मृदा संरक्षण की बात करेंगे तो इसमें देखिए फ्रेंड्स ये जो वेदिका फॉर्म है ये जो है कि मृदा संरक्षण की विधि है। और ये रक्षक मेखला ये क्या है, मृदा संरक्षण की विधियां हैं। ठीक है। मृदा संरक्षण की ये क्या है, विधियां हैं। ठीक है, विधि है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये वनो उन्मूलन के बारे में आपने देखा बहुत ही बड़ा खतरा है फ्रेंड्स, क्योंकि वनो उन्मूलन में क्या होता है, बहुत से अधिक जो है कि पेड़ों की कटाई होती है, यही वनो उन्मूलन कहलाता है। जिससे हमारा जो है कि देखिए पेड़ ही नहीं रहेंगे फ्रेंड्स तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ेगी, तो जो है कि तापमान भी जो बिगड़ेगा, तो बारिश हमारी कम होगी, तो सूखा की संभावना होगी। तो यही है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखिए मृदा संरक्षण की विधियाँ, तो मल्च बनना ये भी मृदा संरक्षण की विधि है। वेदिका फॉर्म ये भी क्या है, विधि है। ठीक है। और यहाँ से रक्षक मेखला ये भी क्या है, विधि है मृदा संरक्षण की। और वनो उन्मूलन जो है कि नहीं था और नहीं पूछा गया था, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या था, वनो उन्मूलन। और देखिए 20 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। यानी कि मृदा अपरदन और जैविक खाद, या छीड़ता और मृदा संरक्षण, या मृदा अपरदन और छीड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स मृदा अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मृदा अपरदन और छीड़ता ये मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। 20 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। देखिए अभी मैं पिछले चैप्टर में नवीकरणीय अनवीकरणीय के बारे में मैं आपको बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स जो जल है ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। और देखिए और आप कमेंट करिए कि नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन आता है। तो देखिए कोयला हो गया, फिर उसके बाद जो है कि पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस भी आपकी हो जाएगी, और यहाँ पे फ्रेंड्स सौर ऊर्जा भी हो जाएगी, पवन ऊर्जा भी हो जाएगी। तो ये सभी क्या है, नवीकरणीय। और इसमें जो है कि जल जो है कि किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से 21 का राइट आंसर क्या है, ए है।
और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से किसका जल अलवणीय है। तो देखिए अलवणीय जल फ्रेंड्स महासागरों का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नदियों नलकूपों का जल जो है कि ये पीने योग्य जल है, ये जो है कि लवणीय नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पूरे भूभाग पर कितने प्रतिशत जल अलवणीय है। अलवणीय मतलब फ्रेंड्स पीने योग्य कितने प्रतिशत पूरे भूभाग पर जल है। तो देखिए 2.7% जो है कि पूरे भूभाग पर जो है कि अलवणीय जल है, यानी कि पीने योग्य जल है, ठीक है, पीने योग्य जल है। इसीलिए फ्रेंड्स जल की जो है कि हमें बचत करनी चाहिए। और यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा जल। देखिए जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से जो है कि ढका हुआ है। और देखिए महासागरों का जल जो है कि क्या है, लवणीय होता है। और अलवण जल हमारे कितना प्रतिशत है, 2.7% है। और महासागरों का जो है कि जल क्या है, लवणीय होता है, ठीक है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किमी प्रति वर्ष हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है कि फ्रेंड्स आपका कीकर के पेड़ से नहीं प्राप्त होगा और चीड़ के पेड़ से नहीं होगा, शहतूत के पेड़ से जो है कि रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके जो है कि इसी चैप्टर में दी गई हैं। और यहाँ से देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्या हम लोग जैव तंत्र कहते हैं, या प्राणी तंत्र कहते हैं, या पारितंत्र कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयोगी है। तो ये भी आपके जो है कि इस चैप्टर में दिया गया है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि उपयोगी है। तो ड्रिप सिंचाई और टपकन विधि, ये दोनों जो है कि उपयोगी है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा रेशम, देखिए रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ पर जो है कि पाले जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और देखिए जैव मंडल में, यहाँ से देखिए जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिएगा गिद्ध जो है कि मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। कौन, गिद्ध, ठीक है। तो गिद्ध के बारे में ये महत्वपूर्ण था। और देखिए
वनस्पति की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है? तो देखिए वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। और देखिए विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। वन हो गया, घास स्थल हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से किसको मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? अभी आपने ऊपर देखा था गिद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है और आर्द्रता पर निर्भर करती है। अभी आपने इसको जो है कि ऊपर पढ़ा था, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 सही है, तो 1 से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ से ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा जो है कि फ्रेंड्स आपका दावानल भी देता है, भूस्खलन भी देता है और वनोन्मूलन भी देता है। यानी कि आपका जो है कि उपर्युक्त में से 1 से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स मैं बुक को हाईलाइट वाला इसलिए नीचे दिखाता हूँ ताकि आप जो है कि प्रश्न से संतुष्ट हो जाएं। देखिए वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो आप जो है कि बाद में रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना किसके लिए की गई है? तो ये भी आपके जो है कि NCERT बुक्स में दिया गया है, जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि आपने सुना होगा कुछ जो है कि हाथी के दांत भी निकाल ले जाते हैं, कुछ जानवरों के चमड़े से जो है कि व्यापार किया जाता है। तो ये जो है कि आपका बनाया गया है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी ताकि जो है कि उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिनसे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और देखिए पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का जो है कि नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर से संबंधित जो है कि देखिए इसी चैप्टर में दिया गया है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये आपका चैप्टर है। और यहाँ पर भी ये दिया गया है, देखिए द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट होता है। और देखिए आसान से आसान प्रश्न भी हमने नहीं छोड़े हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो टोटल लगभग आपके 31 प्रश्न थे और आपके 31 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके प्रश्न इसमें ज़्यादा गलत हुए होंगे, तो उससे आप घबराना नहीं है। दूसरी बार जब आप इस वीडियो को फास्ट करके देखिएगा तो इसमें से आपको टोटल 31 प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में फ्रेंड्स आप जो है कि ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब करिएगा। और जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।